ठीक है, अभी हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हम हर एक एनसीईआरटी की लाइन को एक्सप्लेन करेंगे और हम जानेंगे कि एक्चुअली में कौन सा पोटेंशियल क्वेश्चन जो हमारे नीट एग्जाम में आता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग देम। ठीक है, ये चैप्टर हमने पहले अभी अपलोड नहीं किया इसका वीडियो। इस चैप्टर में हम लोग जब न्यूरल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी रैपिड कोऑर्डिनेशन होता है। वहीं जब केमिकल कोऑर्डिनेशन या फिर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का जब हम बात करते हैं तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन होता है वो काफ़ी स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है। वहीं न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो फास्ट होता है बस शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे कि अगर मैंने आपको स्टिमुलाई दिया तो वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन के थ्रू जाएगा और वो काफ़ी क्विक रिएक्शन देगा। आप तुरंत उस पेन को, अगर मैंने प्रिक किया आपके हाथ को, तो आप तुरंत रिएक्ट कीजिएगा और तुरंत अपने हाथ को विड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, ये लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। वही जो हार्मोनल रेगुलेशन होता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है, वो लॉन्ग लिव होता है। यानी कि हो सकता है 3 दिन 4 दिन इतने देर तक उस हार्मोन का इफेक्ट आपके बॉडी पे रहे। ठीक है, तो वही है, द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। ठीक है, एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेन ऑल द सेल ऑफ द बॉडी एंड सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। ठीक है, हम जानते हैं कि जो नर्व, हमारा जो नर्व फाइबर होता है यानी कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है, हर एक सेल ऑफ द बॉडी पे जाके नहीं एक्ट करता है। इसलिए हमारे पास एक और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो हर एक सेल, हर एक बॉडी पार्ट्स पे जाए और वहाँ पे अपना एक्टिविटी शो करे। तो इसलिए उस कोऑर्डिनेशन का नाम हम लोग देते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। वैसा कोऑर्डिनेशन जो हर एक पॉइंट, हर एक जगह पे कोऑर्डिनेट करे और लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग हो। तो स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम लोग को हार्मोन के बारे में पढ़ना है, हर एक ग्लैंड के बारे में पढ़ना, और जो ग्लैंड जिस हार्मोन को सिक्रीट करता है उसके बारे में पढ़ना है, उसका हाइपो सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन। ठीक है, उसके कारण जो डिजीज़ होता है उसके बारे में पढ़ना है। ये पूरा चीज़ पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। ठीक है, हाइपो सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन। हाइपो मतलब उस हार्मोन का अगर अमाउंट कम रिलीज़ हो उसे हाइपो सिक्रेशन कहते हैं, अगर ज़्यादा सिक्रीट हो तो उसे हाइपर सिक्रेशन कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखना है कि हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो एक एडिक्वेट लेवल यानी कि बैलेंस लेवल पे रिलीज़ होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। अगर ज़्यादा हुआ तब भी डिजीज़ कंडीशन होगा और कम हुआ तब भी डिजीज़ हो जाएगा। ठीक है, द न्यूरल सिस्टम एंड endocrine सिस्टम jointly coordinate and regulate the physiological function of the body। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि न्यूरल सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, इंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन हमेशा साथ साथ चलना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जिसमें पूछा जाता है कि न्यूरल सिस्टम अलोन कैन कोऑर्डिनेट आवर बॉडी, इंडोक्राइन सिस्टम अलोन कैन कोऑर्डिनेट आवर बॉडी, एंड इंडोक्राइन एंड न्यूरल जॉइंटली कोऑर्डिनेट आवर बॉडी। तो आंसर यही सही होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट्स एंड हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ये बात याद रखना है कि इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई भी डक्ट नहीं होता है, उसका सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, इसलिए इसको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। जैसे हम बात करते हैं अगर सैलिवरी ग्लैंड का बात करें जो कि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो बाय द वे हम बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड का। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है अपना सिक्रीशन, ठीक है, अपना सिक्रीशन एक डक्ट को देता है। ठीक है, उस डक्ट से वो बकल कैविटी में अपना सलाइवा सिक्रीट करता है। वहीं अगर हम थायराइड ग्लैंड का बात करें तो थायराइड अपना सिक्रेशन डायरेक्टली पोर करता है ब्लड में, इसलिए इसे डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। डायरेक्टली इसका सिक्रेशन ब्लड में जाता है, इसलिए इसे डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता है। Endocrine gland lack ducts and hence called ductless gland. Their secretion are called hormone। ठीक है, उसका secretion hormone कहते हैं। तो classical definition of hormone as chemical produced by, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है हमें। जो अभी मॉडर्न डेफिनेशन जो है हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा इनसे मतलब नीट वगैरह में क्वेश्चन आता है, कुछ पॉइंट गलत कर देते हैं वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इस टाइप से वो वैसा क्वेश्चन आता है। तो हार्मोन का डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है क्लासिकल डेफिनेशन जो पहले यूज होता था, प्रोटीन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। एंड करंट साइंटिफिक डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट। हार्मोन जो होता है वो नॉन न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, वो कोई एनर्जी, कोई ग्रोथ ऐसा कुछ प्रोवाइड खुद से नहीं करता है। ठीक है, भले ही जो ग्रोथ हार्मोन है या फिर कोई भी हार्मोन है वो उस रिसेप्टर पे जाएगा, उस ऑर्गन को बोलेगा कि ग्रोथ करे। ठीक है, इंडिविजुअली उसके पास कोई भी न्यूट्रिएंट एक्टिविटी नहीं होता है हार्मोन के पास।
केमिकल्स, ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज अ इंट्रासेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, ठीक है। हार्मोन काफ़ी ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जस्ट लाइक विटामिन प्रोड्यूस नहीं होता है बॉडी में, लेकिन विटामिन भी हमारी बॉडी को बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए रहता है, ठीक है। तो विटामिन और हार्मोन दोनों सिमिलर चीज़ नहीं है, बस याद रखना है कि दोनों ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है। कभी कभी विटामिन से भी कंफ्यूज किया जाता है। हार्मोन का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन विटामिन में आ सकता है तो नहीं, डेफिनेशन आ नहीं सकता है क्योंकि वो इंट्रासेलुलर मैसेंजर नहीं है विटामिन, ठीक है, ठीक है। और न्यूट्रिशियस होता है विटामिन, लेकिन ट्रेस अमाउंट में दो बोथ आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट या फिर ट्रेस अमाउंट में हमें ज़रूरत पड़ता है। इंट्रासेलुलर मैसेंजर होता है, ठीक है, विद इन अ बॉडी ये मैसेंजर यूज़ होता है। The new definition covers a number of new molecule addition to the hormone secreted by organism, ठीक है, ये फालतू बात है। इनवर्टेब्रेट possesses very simple endocrine gland, लेकिन इनवर्टेब्रेट्स जितने भी हैं उनके पास सिंपल एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन ग्लैंड है। हम सबके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एंटरनल, ओवरी, टेस्टिस, ठीक है, और प्लेसेंटा भी पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में। द एंडोक्राइन ग्लैंड आर हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल लोकेटेड, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, डिफ्यूज टिश्यू, ठीक है। द एंडोक्राइन ग्लैंड आर हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। डिफ्यूज टिश्यू भी होता है वो सब, ठीक है, सेल भी होगा और डिफ्यूज टिश्यू, ठीक है, सेल का ढेर सारा सेल एक जगह आके जुड़ा और हर एक जगह पे फैला हुआ रहता है, तो डिफ्यूज टिश्यू है, ठीक है। द एंडोक्राइन ग्लैंड आर हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इस जगह स्ट्रेस करना है डिफ्यूज टिश्यू पे हमें, ठीक है। बॉडी कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रेनल, पैनक्रियास, फर्दर, ठीक है, जो जाता है, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडी इन आवर बॉडी, ठीक है। इन एडिशन टू दिस ग्लैंड्स कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक में होंगे, ठीक है, कोई लिवर में होगा, कोई किडनी में होगा, कोई हार्ट के पास होगा, जिसे हम मतलब ग्लैंड नहीं मानते हैं, ठीक है, रियल तरीके से वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। वो एडिशनली कुछ हार्मोन सिक्रीट कर लेते हैं अपने फंक्शन के लिए, जैसे किडनी सिक्रीट कर देता है इथियोप्यूटिन, वैसे ही हार्ट रिलीज़ कर देता है हमारा ANF, ठीक है, ये सब रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, लिवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। अब ब्रीफ अकाउंट इसके बारे में लास्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल मेजर ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस के पहले में हम लोग पहले से जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है मेनली पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और इसके कुछ हार्मोन जो होते हैं वो अदर ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं, मेनली कंट्रोलिंग सेंटर है। ये क्या करता है कि पिट्यूटरी के एंटीरियर साइड को कंट्रोल करता है और उसके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है हमारा, उसका सिक्रेशन डायरेक्टली करवाता है, ठीक है। यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है, उसका सिक्रेशन हाइपोथैलेमस में होता है, और हाइपोथैलेमस से वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, जबकि हाइपोथैलेमस का एंटीरियर पिट्यूटरी पे जो रोल है वो डायरेक्ट रोल है, यानी कि वो नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जो रोल है वो डायरेक्ट रोल है, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उस पर डायरेक्ट रोल नहीं है। वो क्या करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी से जैसे कोई भी हार्मोन आप ले लीजिए, GH है, ठीक है, तो GH हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि या फिर GH के सिक्रेशन को बढ़ाएगा, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन से इसका सिक्रेशन बढ़ाएगा, या फिर इसका सिक्रेशन अगर ओवर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो ग्रोथ हार्मोन हाइपोथैलेमस को बोलेगा, यानी कि एक निगेटिव फीडबैक जनरेट होता है कि ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रेट होने लगे तो एक निगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को जाता है, और हाइपोथैलेमस क्या बोलता है कि अपना सिक्रेशन आप कम कीजिए, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि बोलता है हार्मोन को, यानी कि GH को, कि अपना सिक्रेशन आप कम करिए। ये कैसे होता है, इसको कहते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। होता क्या है कि अगर ये हमारा हाइपोथैलेमस का काम क्या है, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को रेगुलेट करना, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। तो अगर GH हमारे बॉडी में घटा तो हाइपोथैलेमस अपने ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन से बोलेगा कि GH का सिक्रेशन बढ़ाइए। अगर ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ा तो ये खुद ब खुद ग्रोथ हार्मोन हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि हम ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तो मुझे कम किया जाए। तो हाइपोथैलेमस इनिबिटरी सिग्नल देगा GH को, और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन रोकेगा, कम करवाएगा, ठीक है। तो ये बात हम जान के, तो ऐसे एंटीरियर पिट्यूटरी को अफेक्ट करता है हाइपोथैलेमस, और वही पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे वैसा इफेक्ट नहीं करता। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो सिक्रेशन जो भी हार्मोन है वो एक्चुअली में हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस में ही सिक्रीट होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस में सिक्रीट होता है, और वो अपने जो भी न्यूरॉन के नर्व एंडिंग के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके
स्टोर होता है, ठीक है, बस स्टोर होता है, सिक्रीट नहीं होता है। एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डाइसेफलॉन फोरप्रिंट, ठीक है। हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन में इसके बारे में बात करेंगे कि डाइसेफलॉन क्या है, फोरप्रिंट क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक रिलीज होता है, ठीक है। स्टॉक के पास होगा पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। ओ एंड इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। जाहिर सा बात है हाइपोथैलेमस बहुत सारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हाइपोथैलेमस का पूरे बॉडी में। हमारा बॉडी का टेम्परेचर, अर्ज फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, एवरीथिंग इज डैम कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल कॉल न्यूक्लाई विच प्रोड्यूस हार्मोन, ठीक है। इसके पास कुछ न्यूक्लाई होता है, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ठीक है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल कॉल न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई होता है हाइपोथैलेमस। ये हमारा बाय द वे मान के चलिए कि हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। सबके अलग अलग नाम है, जो नाम आपको नहीं याद रखना है। आप मेडिकल साइंस जब लीजिएगा तो ये सब नाम के बारे में आपको याद करना पड़ेगा। कुछ हार्मोन कुछ नाम है एंटीरियर साइड में होते हैं, कुछ पोस्टीरियर साइड में होते हैं, ठीक है। तो उन सब के नाम अभी आपको याद नहीं रखने, बस ये याद रखिए कि इनके पास ढेर सारे न्यूक्लियाई होते हैं जो कुछ हार्मोन रिलीज़ करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दिस हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। ये जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो एक्चुअली में क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन की जो हार्मोन है उनको रेगुलेट करते हैं, उनके सिंथेसिस को, उनके सिक्रेशन को, ठीक है। हाउएवर द हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप, द रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन जो होते हैं वो किसी फंक्शन को इनिबिट करते हैं तो उनको कहते हैं इनिबिटरी हार्मोन, और किसी के फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं उसको कहते हैं हम लोग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कुछ इनिबिटरी हार्मोन, कुछ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बाय द वे कोई हार्मोन निकला जिसका नाम जीएच है, ठीक है। जीएच पिट्यूटरी से निकल रहा है, तो कुछ हार्मोन ऐसे होंगे कि जो जीएच के सिक्रेशन को बढ़ाएंगे, कुछ हार्मोन ऐसे होंगे जो जीएच के सिक्रेशन को घटाएंगे। जो जीएच के सिक्रेशन को घटाएंगे उन्हें कहेंगे इनिबिटरी हार्मोन, और जो जीएच के सिक्रेशन को बढ़ाएंगे उसे कहेंगे हम लोग स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस हार्मोन कॉल गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच हम लोग पढ़ेंगे। जीएनआरएच एक पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं जो हम पिट्यूटरी में पढ़ेंगे। एफएसएच एक का नाम है, एक का नाम एलएच है। ये दोनों गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, ठीक है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है यानी कि ये गोनाड्स को हेल्प करते हैं। गोनाड्स का मतलब ओवरी टेस्टिस के कुछ सिक्रेशन, ठीक है। ओवरी का मैच्योरेशन या फिर टेस्टिस का मैच्योरेशन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, इन सब में हेल्प जो करता है हार्मोन उसे कहते हैं हम लोग गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो इनका सिक्रेशन जो बढ़ाए, ठीक है, इनका सिक्रेशन बढ़ाना घटाना ये किसके हाथ में होता है, हाइपोथैलेमस के हाथ में। तो हमें याद रखना है कि फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, यानी कि एलएच और एफएसएच का सिंथेसिस बढ़ाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सोमैटोस्टैटिन एक्चुअली में क्या है, जीएचआई है, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है। जीएचआई ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन है। स्टैटिन का मतलब हमेशा होता है घटाना, ठीक है। स्टैटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस इनिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, फ्रॉम द पिट्यूटरी, ठीक है। दिस हार्मोन ओरिजिनेट इन अ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, पास थ्रू द एक्सोन एंड रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग, ठीक है। These hormone originate in the hypothalamus neuron, pass through the axon and release through the nerve ending। एक डायग्राम है एनसीईआरटी में जो ये डायग्राम जो है, तो ये देखिए कि यहाँ पे दो है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस में जो चीज़ सिक्रीट होता है वो नर्व एंडिंग से जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी का मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है जीएच और गोनाडोट्रोपिक, ठीक है, गोनाडोट्रोपिक। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को हाइपोथैलेमस कैसे मतलब पास ऑन करता है अपना सिक्रीशन, तो हम क्या कहेंगे कि हाइपोथैलेमस अपने नर्व एंडिंग में, एक न्यूरॉन है इसका नर्व एंडिंग है, ठीक है, ये नर्व एंडिंग यानी कि नर्व टर्मिनल से अपने सिक्रीशन को देगा पोर्टल सर्कुलेशन को, और पोर्टल सर्कुलेशन डायरेक्टली हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करेगा और अपना सिक्रीशन रिलीज करेगा, ठीक है, थ्रू साइनैप्स।
और वही अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के बारे में दिया हो तो हम बोलेंगे कि डायरेक्टली जो नर्व एंडिंग है कनेक्टेड होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, बीच में कोई पोर्टल सर्कुलेशन नहीं आता है। तो ये पोर्टल सर्कुलेशन हमेशा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा। हमारे बॉडी में ढेर सारा सर्कुलेशन होता है इस टाइप का, हेपेटिक सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डाइजेशन चैप्टर में हेपेटिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में। पोर्टल सर्कुलेशन हाइपोथैलेमस में सर्कुलेशन होता है जो हाइपोथैलेमस को ब्लड प्रोवाइड करता है या फिर ब्लड सर्कुलेट करवाता है। ठीक है, तो बस अभी इतना ही जानिए। ठीक है, तो दिस हार्मोन रीच द पिट्यूटरी थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। जैसा मैंने अभी बताया, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ न्यूरल रेगुलेशन बाय द हाइपोथैलेमस। डायरेक्ट कंट्रोल मतलब उसका नर्व एंट्री डायरेक्टली जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, बीच में कोई भी पोर्टल सर्कुलेशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं पिट्यूटरी हार्मोन में। ठीक है, इरेज दिस थिंग, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल सेला टर्सिका। ठीक है, एक कैविटी है, ठीक है, एक कैविटी है, हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक निकलता है और स्टॉक जो है वो एक कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो अंदर अटैच होता है। ठीक है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल सेला टर्सिका एंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय द स्टॉक। ठीक है, ये सेला टर्सिका के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड और यहाँ पे स्टॉक के बाद यहाँ पे हाइपोथैलेमस। ठीक है, इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोसिस, एडिनोहाइपोसिस का मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड न्यूरोहाइपोसिस कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एडिनोहाइपोसिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, पैरास डिस्टलीस और पैरास इंटरमीडिया। ठीक है, एक बात याद रखिए कि पैरास इंटरमीडिया जो है वो ह्यूमन में काफ़ी मतलब ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ज़्यादा अच्छे से ह्यूमन में नहीं दिखता है पैरास इंटरमीडिया। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ये हुआ। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग एडिनोहाइपोसिस भी कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोसिस भी कहते हैं। एडिनोहाइपोसिस जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक को कहेंगे मतलब पैरास डिस्टलिस और दूसरे को कहेंगे पैरा इंटरमीडिया। Okay, the paradistalis region of the pituitary commonly called anterior pituitary produces growth hormone, prolactin, GH। ठीक है, स्टिमुलेटिंग एडिनो जो भी है, इसे हम इस तरीके से याद रखते हैं कि अगर हमें एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम नहीं याद हो रहा है तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। एक तरीका है जो मैंने अपने नीट प्रिपरेशन में यूज़ किया था, इसका नाम है फालतू पंगा। ठीक है, पंगा कुछ मतलब नहीं है इसका, लेकिन मैंने अपने टाइम पे यूज़ किया था इसे याद करने के लिए। एफ से एफ एस एच। ठीक है, ए से हमारा हो गया ए सी टी एच। ठीक है, एल से हो गया एल एच, टी से हो गया टी एस एच, यू से कुछ भी नहीं है। ठीक है, पी से हो गया प्रोलैक्टिन और जी गा से हो गया जी एच। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, अगर आपको मन है तो याद रखिए, नहीं तो किसी और तरीके से आप याद रख सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है। ओके, पैरास इंटरमीडिएट सिक्रिएट ओनली वन हार्मोन कॉल मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि एफएसएच। एक ही हार्मोन रिलीज करता है, इसका नाम है मेलालिन। मेलालिन हमारे बॉडी में मोल बनाने में यूज़ होता है, जैसे तेल वगैरह वो सब बनाने में यूज़ होता है। हमारे बॉडी में मोल वगैरह इसी के थ्रू बनता है, एमएसएच से। ठीक है, हाउएवर इन ह्यूमन द पैरास इंटरमीडिएट इज ऑलमोस्ट मर्ज विद द पैरास डिस्टलीस। यही मैंने बता रहा था कि पैरास इंटरमीडिएट और पैरास डिस्टलीस जो है वो दोनों एक दूसरे से फ्यूज होता है, इसलिए हम लोग पैरास इंटरमीडिएट को डिस्टिंक्ट करके नहीं देख पाते। इसलिए ह्यूमन बीइंग में ये बहुत ही मतलब अच्छे से सिग्निफिकेंट हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं इसको। ठीक है, तो ह्यूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा तो नहीं गया अभी तक, लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि पैरास इंटरमीडिएट ह्यूमन में फ्यूज होता है। ठीक है, न्यूरोहाइपोसिस ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। न्यूरोहाइपोसिस या फिर पैरास नर्वोसा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नर्वोसा भी आपको याद रखना है, न्यूरोहाइपोसिस भी याद रखना है, इंटरचेंजेबली ये चीज़ यूज़ होता है एग्जाम में। ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन कॉल ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये बस दो हार्मोन रिलीज करता है। अगर कोई पूछे तो क्या ये हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, यहाँ पे बस स्टोर होता है, which is actually synthesized by the hypothalamus and transported axonally through the to the neurohypophysis। ठीक है, यही चीज़ जो मैंने अभी बताया। ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच स्टिमुलेट अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू द जाइजेटिज्म। किसी भी हार्मोन का मैंने बताया है कि ज़्यादा सिक्रेशन या कम सिक्रेशन घातक हो सकता है। ठीक है, तो जीएच का अगर ज़्यादा सिक्रेशन हुआ तो एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम कहते हैं जाइजेटिज्म, और अगर कम हुआ तो एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम कहेंगे डॉर्फिज्म। ठीक है, डॉर्फिज्म मतलब बौना, और जाइजेटिज्म मतलब लंबा इंसान, काफ़ी लंबा होगा। ठीक है, और दोनों ही बीमारी ही है।
ठीक है। ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच स्टिमुलेट ग्रोथ हार्मोन, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइजेटिज्म, एंड लो सिक्रेशन ऑफ जीएच रिजल्ट इन स्टंट ग्रोथ रिजल्टिंग इन द पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। एक बात याद रखना है कि क्रिटिनिज्म के भी लोग जो होते हैं, क्रिटिनिज्म यानी थायराइड की कमी से भी जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो भी डॉर्फ होते हैं, लेकिन उनका मेंटल ग्रोथ भी कम होता है। जबकि पिट्यूटरी के डॉर्फिज्म जो होते हैं, उनका मेंटल ग्रोथ ठीक होगा, बस वो हाइट से ही छोटे होंगे और सेक्सुअल फंक्शन भी उनका ठीक रहेगा। जबकि क्रिटिनिज्म वाले लोग जो होते हैं, जो हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड से होते हैं, उनका सेक्सुअल फंक्शन जो होगा वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगा और मेंटल ग्रोथ भी नहीं अच्छे से डेवलप होएगा, ठीक है। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इनटू द सिवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ फेस, ठीक है। एक बात याद रखना है कि 18 साल के बाद हम जानते हैं कि हमारा हाइट नहीं बढ़ता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा जो इपिफिशियल प्लेट होता है, एक बोन के पास इपिफिशियल प्लेट होता है, वो क्लोज हो जाता है, और इपिफिशियल प्लेट क्लोज होने के कारण हमारे बोन का ग्रोथ नहीं हो पाता है, इसलिए हमारा हाइट नहीं बढ़ पाता है। तो अगर जीएच का सिक्रेशन 18 साल के बाद अगर हुआ तो क्या उस समय आदमी लंबा हो पाएगा, यानी कि उसका हाइट बढ़ पाएगा? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा एपिफिशियल प्लेट जो है ऑलरेडी क्लोज्ड है, इसलिए हमारा हाइट बढ़ने का कोई चांस नहीं है। तो हमारे जो शॉर्ट बोन होते हैं, कुछ हमारे चिन के बोन, ये सब बोन होते हैं, उनका कुछ एक्टिविटी बचा हुआ रहता है, उनका एपिफिशियल एक्टिविटी कुछ बचा रहता है, तो उसके कारण उन बोन का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारे फेस का डिसफिगरमेंट या फिर हमारे बॉडी के किसी पार्ट का डिसफिगरमेंट होगा, हाइट नहीं बढ़ेगा हमारा। तो उस बीमारी को हम लोग कहते हैं एक्रोमेगेली। याद रखना है ये वर्ड, एक्रोमेगेली, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अगर आप चाहें तो गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, एक्रोमेगेली डिजीज़ के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। उसका इमेज देखिए, काफ़ी अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाएगा एक्रोमेगेली एक्चुअल में है क्या। विच मे लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्री मैच्योर डेथ, ठीक है, जाहिर सा बात है, इफ़ अनचेक्ड, ठीक है। और भी रीज़न है प्री मैच्योर डेथ के, क्योंकि जीएच के कारण हमें हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज का कंसनट्रेशन भी हमारे बॉडी में बढ़ सकता है, जिसके कारण डायबिटीज़ मेलाइटिस भी हो सकता है। ओवर ग्रोथ इपिफिशियल प्लेट का, इपिफिशियल क्लोज होने के बाद भी बहुत सारे प्रोटीलाइसिस हो सकते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक कंडीशन हो सकते हैं, जिसके कारण डेथ हो सकता है अगर अनचेक रहा तो। The disease is hard to diagnose in the early stages and often goes undetected for many years। जाहिर सा बात है, जाहिर सा बात नहीं है, सिंपल सा बात है कि होता क्या है कि लोग को लगता है कि हाइट बढ़ रही है नॉर्मली, तो वो चेक नहीं करवाते हैं, तो ये डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। अनटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर बिकम अननोटिसेबल, ठीक है। कुछ एक्सटर्नल फीचर जब तक दिखना स्टार्ट हो जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुका होता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन रेगुलेट, ठीक है, एक हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का है, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। ये क्या करता है? ये ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में, ठीक है। प्रोलैक्टिन में याद रखना है कि प्रोलैक्टिन जो है हमारा, प्रोलैक्टिन जो है वो क्या करता है? ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देन। और यही कन्फ्यूजन आता है ऑक्सीटोसिन में। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हेल्प इन सिक्रीशन, ठीक है, वो सिक्रीशन में हेल्प करता है एक्चुअली में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करवाता है मिल्क को, ठीक है। बच्चा जब मिल्क सक करता है तो वो सिक्रीशन कराता है, एक रिफ्लेक्स आता है, सकलिंग रिफ्लेक्स, जो कि ऑक्सीटोसिन के थ्रू आता है, ठीक है। टीएसएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। टीएसएच का नाम ही है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करेगा? थायराइड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। ACTH स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। याद रखना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एकदम ध्यान में रखना है वर्ड, ठीक है। ACTH, क्योंकि हम याद रखेंगे एडर्नल कॉर्टिकॉइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो भी है ACTH, तो ACTH में हमें याद रखना है कि ACTH पूरे एडर्नल के हार्मोन को एक्टिवेट नहीं करता, यानी कि उसका सिक्रेशन नहीं बढ़ाता है, ये बस बढ़ाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फ्रॉम एडर्नल कॉर्टेक्स। एडर्नल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, एक सेक्स कॉर्टिकॉइड है, तो सबका सिक्रेशन नहीं बढ़ाता है, बस और बस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। तो ये एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन फ्रेम करके। LH and FSH स्टिमुलेट द गोनाडोल एक्टिविटी एंड हेंस कॉल्ड गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोफिक हार्मोन LH और FSH का काम क्या है? LH का काम क्या है? LH क्या करता है? लीडिंग सेल पे एक्ट करता है, ठीक है, लीडिंग सेल पे एक्ट करता है और सिक्रीशन करवाता है एंड्रोजन का, टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। FSH वही है, मेल का बात कर रहे हैं, तो मेल में क्या है? FSH जो है स्पर्मिएशन में यूज़ होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का एक प्रोसेस है स्पर्मिएशन, जिसमें स्पर्म जो है हमारा लीडिंग सर्टोली सेल से बाहर रिलीज होता है, यानी कि FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल पे और स्पर्मिएशन में हेल्प करता है। सर्टोली सेल पे ये 12th में पढ़ना है हमें। FSH सर्टोली सेल में एक्ट करता है मेल में और स्पर्मिएशन करता है, यानी कि स्पर्म का इजेक्शन, स्पर्म का बाहर आना, ठीक है, मैच्योरेशन के बाद, उसको कहते हैं स्पर्मिएशन, तो उसमें हेल्प करता है। और LH क्या करता है? लीडिंग सेल पे एक्ट करता है
लीडिंग सेल से एंड्रोजन का सिक्रेशन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करवाता है। वहीं फीमेल में एलएच जो होता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल और ओव्यूलेशन करवाता है, और एफएसएच क्या करता है, मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल करवाता है। तो इन मेल एलएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एलएच फ्रॉम द टेस्टिस इन द, ठीक है। इन मेल एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, इन फीमेल एलएच इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। और एलएच कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करता है। याद रखना कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ओव्यूलेशन के बाद स्ट्रक्चर बनता है, वो हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन या रिप्रोडक्शन जो पढ़ेंगे तो, ठीक है। फ्रॉम रिमिनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, फ्रॉम रिमिनेंट ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूल बाहर आ चुका है, उसको कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करता है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो सके, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल, ठीक है। MSH एक्ट ऑन अ मेलानोसाइट, ठीक है। MSH जो होता है मेलानोसाइट पे मेलानिन कंटेनिंग सेल पे एक्ट करता है एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। जैसे मैंने बताया कि मूल का फॉर्मेशन करवाता है, तिल का फॉर्मेशन करवाता है हमारे बॉडी में। तो ये MSH का काम है। जो हार्मोन का नाम है उसका नाम है मेलानिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ, अभी किसका बात करें, ऑक्सीटोसिन क्या है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ये क्या करता है, स्मूथ मसल पे एक्ट करता है, यानी कि यूट्रस के पास ये एक्ट करेगा और बेबी का पार्चुरेशन में हेल्प करेगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस में ढेर सारा जब बेबी जन्म लेता है, और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते चला जाता है किसी कारण, ऑक्सीटोसिन के कारण, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग पार्चुरेशन रिफ्लेक्स पे, ठीक है। एक रिफ्लेक्स है, जितना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्टिमुलेशन आएगा, उतना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, उतना आसानी से बेबी बाहर आएगा, ठीक है। of our body and stimulate their contraction, ठीक है। इन फीमेल इट स्टिमुलेट द विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये सारा ऑक्सीटोसिन का काम है। ढेर सारा कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही दबाव बनेगा यूट्रस पे ताकि बेबी बाहर आ सके। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, ठीक है। मिल्क का इजेक्शन करवाता है, वही प्रोलैक्टिन जो होता है मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, ये इजेक्शन करवाता है, ठीक है। वैसोप्रेसिन एक्ट मेनली ऑन द किडनी एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। याद रखना है कि जब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो किडनी के पास होता है पीसीटी, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। तो डीसीटी होता है और फिर लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो जो हमारा वैसोप्रेसिन है वो डीसीटी पे जाके एक्ट करता है और ऑब्जॉर्प्शन करवाता है। यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन करवाएगा, डीसीटी पे जाके ऑब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का। अगर वाटर का ऑब्जॉर्प्शन हुआ, ढेर सारा वाटर का ऑब्जॉर्प्शन हुआ, तो ये क्या होगा कि किडनी से, यानी कि नेफ्रॉन से वाटर जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। और जो हमारा यूरिन निकलेगा वो कंसनट्रेटेड यूरिन निकलेगा, उसमें वाटर का कमी होगा। यानी कि जो यूरिन हमारा निकलेगा उसमें वाटर का कमी होगा, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन हो गया वाटर का। और अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो हमारे यूरिन में वाटर का कंसनट्रेशन ज़्यादा हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूरिन है उसको जो भी है हमारा नेफ्रॉन जो है डीसीटी ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इसलिए वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ नज़र आएगा हमारे यूरिन में। तो अगर ऐसा होता है, जब हमारा डीसीटी जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, तो यूरिन का कंसंट्रेशन, यूरिन में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इस बीमारी को हम लोग डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस अलग है, डायबिटीज़ इंसिपिडस अलग है। डायबिटीज़ मेलाइटस होता है इंसुलिन के कमी से, वही डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है वो होता है एडीएच की कमी से या फिर वैसोप्रेसिन के कमी से, ठीक है। इसमें वाटर का, यूरिन में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वहीं डायबिटीज़ मेलाइटस में यूरिन में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है हमें। बाय डिस्टल ट्यूब्यूल एंड देयर बाय रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन, ठीक है। अगर एडीएच काम करेगा तो वाटर का लॉस यूरिन से कम होगा, हम डिहाइड्रेट होने से बचेंगे। एंटी डायरेटिक हार्मोन भी इसे कहते हैं, ठीक है। An impairment affecting synthesis of the release of ATH releases and diminishes ability of kidney to conserve water, leading to the loss of dehydration. This is called diabetes insipidus. मैंने इसे समझा दिया, ठीक है। पीनियल ग्लैंड क्या है? पीनियल ग्लैंड होता है हमारे फोरहेड के पास, ठीक है। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, ठीक है। पीनियल सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे 24 साइकिल, वेक साइकिल, स्लीप एंड वेक साइकिल को मेंटेन करता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जिसके हिसाब से, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपको नींद आती है और उस टाइम आप सोते नहीं हैं। अगर आपका दिनचर्या है कि आप 9 बजे रोज़ सो जाते हैं, और अगर आप पुश करते हैं अपना को कुछ दिन कि मैं 11 बजे सोऊंगा, 12 बजे सोऊंगा, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी नींद ख़त्म हो जाती है। तो ये सब काम है हमारे मेलाटोनिन हार्मोन का, पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, जो कि ये चेक करता है कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन है कि नहीं। अगर मेंटेन है, ये क्या करता है कि आपको 9 बजे सोने की आदत है, तो आपको सोने उस समय आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी और अचानक से, और सुबह को जैसे ही
दिन होता है और आप अचानक से उठ जाते हैं अपने टाइम पे, तो ये सब मेंटेन करता है हमारा पीनियल ग्लैंड। फॉर एग्जांपल इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल, ठीक है, इसे स्लीप वेक साइकिल कहते हैं। बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करता है पीनियल ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस भी हमारा मेंटेन करता है। इन एडिशन मेलाटोनिन इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हेल्प इन आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। ये लाइन हमें याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो हमारा पीनियल ग्लैंड है, ना कि हमारा स्लीप वेक साइकिल ही बस मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर ही मेंटेन करता है, ये पिगमेंटेशन जो कि हमारे मेलाटोनिन का ये मेलालिन का काम था, वो भी मेंटेन करता है, ठीक है। मेलाटोनिन भी मेलालिन वाला काम कर रहा है, यानी कि पिगमेंटेशन ये भी करवा रहा है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे अगर हमारा पीनियल ग्लैंड थोड़ा अच्छे से सिक्रीट नहीं हो रहा है, मेलाटोनिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो कभी कभी हो जाता है कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी अफेक्ट कर रहा है। और डिफेंस कैपेबिलिटी, ठीक है, डिफेंस क्या है, टी एन बी लिम्फोसाइट पे भी कुछ अपना मैच्योरेशन फैक्टर भेजता है। टी एन बी लिम्फोसाइट जो है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए डिफेंस कैपेबिलिटी में भी पीनियल ग्लैंड जो है वो अफेक्ट करता है, ओके। और कुछ कुछ मेटाबॉलिज्म में भी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पीनियल ग्लैंड तक। हम नेक्स्ट लेक्चर में थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू, बाय।